गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है टू बिग टू फेल बैंक्स। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, उसके बाद बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो फेल हुए थे। तो उससे ही सीखते हुए जो है बाकी कंट्रीज़ ने ये सीखा था कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी होगी। बट इंडिया पे उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत रेजिलियंट है। हमने उसी टाइम समझ लिया था कि जो डोमेस्टिक सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट बैंक्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको बचा कर रखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो अब इंडियन बैंक्स जो हैं वो अनअफेक्टेड रहे उस टाइम पर। जैसे अभी भी अगर आप एसवीबी के बारे में देखोगे, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, ये क्रैश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडियन बैंक्स में जो है वो कोई उसका टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो इंडिया में जो है अब, या फिर इवन आप नॉर्मल भी देखोगे तो बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ कैपिटल। अगर कॉन्फिडेंस है उस बैंक में तो वो बैंक अच्छे से चलेगा, चाहे उसके पास उतनी कैपिटल ना हो। ऑफ कोर्स कैपिटल मैटर करती है, बट अगर जितनी भी कैपिटल हो लेकिन उस बैंक से अगर कॉन्फिडेंस चला जाए तब वो बैंक जो है वो क्रैश हो जाता है। इसीलिए जो है बैंक्स में कॉन्फिडेंस बनाकर रखना ज़रूरी होता है और वो काम हमारे सेंट्रल बैंक का होता है। तो ऑफ कोर्स यूएस में क्या डिफरेंस है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। यूएस के जो बैंक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो कॉरपोरेट्स का होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में जो बैंक डिपॉजिट्स हैं वो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत ही कम चांस है कि हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो एक ही टाइम पर लोग पहुंच जाएंगे सारा निकालने पैसा। बट ये कॉरपोरेट्स में जो है ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि अगर उनकी कॉरपोरेट जो कंपनी है वो अगर नुकसान में जाती है तो वो बैंकिंग सेक्टर से पैसा निकालने लगती है। तो एक और भी अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। और जिन प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक, ठीक है। और गवर्नमेंट भी जो है टाइम टू टाइम स्टेप इन करती है अगर कुछ भी उनको दिक्कत लगती है बैंकिंग सेक्टर में। जैसे अभी येस बैंक के केस में हुआ था, आरबीआई ने इंटरवेंशन किया, पीसीए कैटेगरी में डाला उनको और उस इशू को रिजॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं डोमेस्टिक सिस्टमिकली सिग्निफिकेंट बैंक्स होते हैं क्या, जिनको हम टू बिग टू फेल बैंक्स कहते हैं। तो इनको क्या होता है कि आरबीआई ने 2014 में ये क्लासिफिकेशन दी और इनको एडिशनल इनकी जो है कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब इनको एक्स्ट्रा टियर 1 कैपिटल रखनी पड़ती है ताकि किसी भी रिस्क को ये अवॉइड कर सकें। अगर इंडिया में देखें तो एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो हैं ये जो हैं आपके टू बिग टू फेल बैंक्स हैं। अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पर हम देखें तो 30 ऐसे जो हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, जिसमें इंडियन बैंक तो कोई नहीं आता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है जो मेजर बैंक्स हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब आरबीआई कैसे सिलेक्ट करता है, आरबीआई का प्रोसेस क्या होता है। आरबीआई दो तरीके से इसको सिलेक्ट करता है। पहले तो आरबीआई देखता है कि कुछ सैंपल ऑफ बैंक्स को लेता है आरबीआई और उनमें से उनके साइज़ के बेसिस पर उनको सिलेक्ट किया जाता है। जिन बैंक्स के पास इतना कैपिटल या इतना जो है डिपॉजिट पड़ा है जो ऑलमोस्ट 2% ऑफ जीडीपी के आसपास है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। फिर और भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। फिर इन जो आपके जो बैंक्स होते हैं टू बिग टू फेल बैंक्स को, इनको एक बकेट में रखा जाता है। मतलब कि जो लोअर बकेट वाले बैंक्स हैं उनको थोड़ी लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो हायर बकेट वाले बैंक है जो बहुत ही बड़े हैं उनको थोड़ी हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उनके पास रखी जाती हैं। अब क्यों ज़रूरत होती है ये एडिशनल कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट की? बिकॉज ये बैंक्स इतने बड़े हैं कि अगर ये क्रैश हो जाएंगे तो इकोनॉमी को इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, कंटेजियन इफेक्ट होगा, सारी इकोनॉमी जो है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए इनको बचा कर रखना आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। इसलिए एडिशनल पॉलिसी मेजर्स भी जो है वो लगाए जाते हैं ताकि इन बैंक्स को प्रिवेंट किया जा सके। अब क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ी इन बैंक्स को, ऐसे टू बिग टू फेल बैंक्स को बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? 2008 के क्राइसिस में हमने ये रियलाइज़ किया कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये हाईली इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर एक को भी अगर कुछ इंपैक्ट होता है किसी लार्ज बैंक को तो उसका कंटेजन इफेक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अभी क्रेडिट स्यूज का आपने नाम सुना होगा, क्राइसिस से चल रहा है वो। $1.4 ट्रिलियन के उनके पास असेट्स हैं। उनके जो है स्टॉक प्राइस बहुत नीचे जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में वो बैंक भी क्रैश होने की संभावना है। उसका जो है अगर आप देखोगे कि कल जब उनका स्टॉक प्राइस बहुत नीचे गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि यूरोप के जितने भी बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक, फ्रांस का सबसे बड़ा बैंक है बीएनपी परिबास, उनके स्टॉक्स भी 10% 20% से नीचे चले गए, लोअर सर्किट लग गया। इसका मतलब क्या है कि कंटेजियन इफेक्ट होता है। ये लार्जली सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक भी अगर फेल होगा तो उसका इम्पैक्ट सारी इकोनॉमी पर आता है।
इसीलिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, सेंट्रल बैंक को इंटरवेन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑनलाइन सेफ्टी बिल ऑफ यूके। व्हाट्सएप, ये आपके जो है सिक्योरिटी के लिए, गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप के हेड ने बोला है कि व्हाट्सएप जो है यूके के ऑनलाइन सेफ्टी बिल को कंप्लाई नहीं करेगा, और अगर उनको फोर्स किया गया तो व्हाट्सएप जो है यूके से एग्जिट कर लेगा। तो इस बिल में एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ने के प्रोविजंस हैं। पहले तो हम देखते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक मैसेज जो एक सेंडर ने भेजा है एक रिसिपिएंट को, उनके बीच में एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। मतलब मैंने जो आपको मैसेज भेजा है वो सिर्फ आप ही डिक्रिप्ट कर सकते हो, और जो मैंने मैसेज भेजा सिर्फ आपको और मुझे ही पता लगेगा। बीच में से कोई भी, चाहे वो व्हाट्सएप भी ना हो, क्यों ना हो, वो भी उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसकी। तो डिक्रिप्शन जो है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है इस केस में। लेकिन ऑनलाइन सेफ्टी बिल जो है यूके का, वो क्या कह रहा है, एक प्रपोज्ड ब्रिटिश लेजिस्लेशन है, वो कह रहा है कि कुछ केसेस में इन एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ना पड़ेगा। कैसे? अगर कोई टेररिज्म से रिलेटेड कोई जो है मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज कंटेंट है जो कि पब्लिकली कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो उस केस में आपको ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनको कहा गया है कि ये नोटिस देंगे प्राइवेट मैसेजिंग ऐप्स को, सर्च इंजन्स को, और इनको ये एन्क्रिप्शन तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, सो अब जो है, ये तो नहीं कहा जा रहा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन को रिमूव करा जाएगा, लेकिन डी फैक्टो मीनिंग यही बन जाता है कि अगर आप किसी मैसेज को रोकना चाहते हो तो आप ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए ना कि उसका कंटेंट क्या है। समझ लो कोई ऐसा कंटेंट है किसी मैसेज का कि जिसमें टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, या टेररिज्म से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन है, जब तक आप उसको डिक्रिप्ट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो मैसेज है क्या। ठीक है, तो इसलिए एक तरह से इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ने की डी फैक्टो जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसमें क्या है कि एक टेक्नीक तो है इसको तोड़ने की, लेकिन वो बहुत रिलायबल नहीं है। एल्गोरिदम्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो टेक्निक, और बहुत ही जो है वो एक नासेंट स्टेज पर है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप नहीं है वो टेक्निक तोड़ने की। और जो है गूगल ने ऐसा यूज़ किया था, बट वो ऑफ कोर्स फेल हुआ था इस चीज़ में, बहुत ही टेरिबली फेल हुआ था। तो इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि ऐसा व्हाट्सएप या फिर जो बाकी कंपनीज हैं उनके लिए नियर टू इम्पॉसिबल होगा जो आपके एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ना। ठीक है, अब ये बिल क्या कह रहा है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो $18 मिलियन की 18 मिलियन पाउंड्स की, या फिर 10% ऑफ टोटल आपके ग्लोबल रेवेन्यू की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो क्या इंडिया में भी ऐसे कुछ प्रोविजन है? तो हमारा आईटी रूल्स 2021 क्या कह रहे थे कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो हैं जिनके 5 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स हैं, उनको फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि कोई दंगे का समझ लो मैसेज जो है वो मैंने भड़काने वाला मैसेज भेज दिया है, वो सर्कुलेट हो रहा है, तो व्हाट्सएप को बताना पड़ेगा कि इस पर्सन से ये मैसेज ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसमें भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो तो टूटेगी ही, है ना। तो उसके लिए जो है आपको ये प्रोविजंस आईटी रूल्स में भी डाले गए थे। तो व्हाट्सएप का इंडियन लॉ के ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहा? ऑफ कोर्स उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो सू कर दिया इस केस में। और लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने सू किया है, लेकिन वो यूके को तो छोड़ने की ही बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है उनके लिए। 22% ऑफ जो उनका ग्लोबल यूज़र्स हैं वो सिर्फ इंडिया से ही आते हैं, जबकि अगर यूके का देखें तो सिर्फ 2% ऑफ ग्लोबल यूज़र्स जो है वो व्हाट्सएप को उस कंट्री से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स। ये आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉरेन लॉयर्स और लॉ फर्म्स को लॉ प्रैक्टिस करने के लिए ऑन रेसिप्रोकल बेसिस जो है वो अलाउ कर दिया है इंडिया में, बट डोंट बी जो अलार्म्ड, इसमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में ही अलाउ किया गया है। पहले तो देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। एक स्टेचुटरी बॉडी है, एडवोकेट्स एक्ट के अंदर इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया है। लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन जो है कंट्री में उसको रेगुलेट करती है। इवन ऑल इंडिया बार एग्जाम जो है वो भी यही कंडक्ट करती है। अब ये न्यू रूल्स क्या कह रहे हैं? तो ये रूल्स कह रहे हैं कि एडवोकेट्स जो हैं बार काउंसिल के साथ, अब आपको पता है कि एडवोकेट्स एक्ट कहता है कि एडवोकेट सिर्फ वही इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं जो बार काउंसिल के साथ एनरोल्ड हैं। ठीक है, तो जो है अब फिर फॉरेन लॉयर्स या लॉ फर्म्स कैसे इसमें प्रैक्टिस कर पाएंगे? तो इनको सबसे पहले तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, और सिर्फ वही लोग जो वही फॉरेन लॉयर्स या फॉरेन लॉ फर्म्स यहाँ पर रजिस्टर हो पाएंगी जो अपने देश में इंडियन लॉयर्स और इंडियन लॉ फर्म्स को ऑपरेट करने की इजाज़त देती हैं। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल बेसिस पर। और ये लोग
किसी कोर्ट के सामने तो जो है वो अपेयर नहीं हो सकते, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शनल वर्क या कॉर्पोरेट वर्क, जैसे कि जॉइंट वेंचर्स के लिए काम करना, मर्जर्स एक्विजिशन के काम करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स की जो है वो देखना, कॉन्ट्रैक्ट्स को ड्राफ्ट करना, ऐसे काम जो है इनको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये जो जो भी अलाउ तब किया जाएगा अगर इंडियन लॉयर्स या इंडियन लीगल फर्म्स को भी जो है उनकी कंट्री में जो है प्रैक्टिस करने की, ये पर्टिकुलर जो है प्रैक्टिसेस करने की जो है इजाज़त होगी, मतलब रेसिप्रोकल बेसिस पर ही ये काम करना अलाउ किया जाएगा। तो अब इंडिया में फॉरेन लॉ फर्म्स ऑपरेट करती हैं या नहीं करती हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये केस 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया, जिन्होंने कहा कि नहीं, जो सिर्फ इंडियन लॉ डिग्रीज जो होल्ड करते हैं वही सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो लिटिगियस प्रैक्टिस हो या नॉन लिटिगियस प्रैक्टिस हो। मद्रास हाई कोर्ट ने भी सेम यही बात बोली कि फॉरेन फर्म्स जो है वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने टेम्पररी विजिट के लिए जो है वो फॉरेन क्लाइंट्स के ऊपर रोक नहीं लगाई, एक एक्सेप्शन उनको दे दी। फिर बिजनेस, जैसे आपके बीपीओज होते हैं वैसे ही लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी होती है, जो मतलब बेसिकली एडवाइस, लीगल एडवाइस देते हैं, उनको जो है वो अलाउ रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कहा कि एलपीओज जो है वो तो बेसिकली बीपीओज की तरह है, तो उनको हम एज अ लीगल प्रैक्टिस नहीं गिन सकते, तो इसलिए उनको अलाउ किया गया। लेकिन फॉरेन लॉ फर्म्स और लॉयर्स को 2018 में भी डिसअलाउ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। अब जो ये रीसेंट नोटिफिकेशन निकाली है, इसका क्या फ़ायदा है? एक तो लीगल क्लैरिटी मिलेगी फॉरेन लॉ फर्म्स को कि वो किस सीमाओं के अंदर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में। दूसरा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इंडिया एक इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, अटल वायु अभ्युदय योजना। तो ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन जो है वो लेकर आया है, जो कि अटल वायु अभ्युदय योजना का ही पार्ट है। अब ये अटल वायु अभ्युदय योजना है क्या? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको पहले हम नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स कहते थे। अब इसका मोटिव ये है कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो हेल्दी, हैप्पीली और जो है एम्पावर्ड लाइफ जी सकें। ठीक है, सो अब इस स्कीम के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो आईपीएसआरसी और दूसरा एसएपीएसआरसी। मतलब आईएसपीआरसी में क्या होगा कि होम्स बनाए जाएंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो कि उनको बेसिक अमेनिटीज़ उसमें दी जाएंगी। एसआरसी में क्या होगा कि ईच यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स जो हैं वो अपना अपना एक्शन प्लान बनाएंगी कि कैसे वो वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स जो है वो इंश्योर करेंगी। अब इसके अंदर जो है वो 5 स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई हैं इस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर। एक तो पोषण अभियान, ताकि एल्डरली जो है उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जा सके, फिर लाइवलीहुड और स्किलिंग उनकी की जा सके, सिल्वर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके। ठीक है, फिर जो है उनको ऐसा सीएसआर फंड्स भी कैसे एल्डरली केयर के लिए हम चैनलाइज कर सकते हैं। अब इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करने वाली है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बाल स्वराज पोर्टल। ये भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है उन्होंने बाल स्वराज पोर्टल के बारे में जो है जानकारी राज्यसभा में दी है। बाल स्वराज पोर्टल आपको पता होगा एनसीपीसीआर ही चलाता है जो है आपका, और इसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग और डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो चिल्ड्रन की जा सकती है। दो तरह के इसमें फंक्शंस हैं। पहले तो कोविड केयर, मतलब कि जो बच्चे अपने माँ बाप को या अपने किसी भी पेरेंट को खो चुके हैं कोविड की वजह से मार्च 2020 के बाद, उनको जो है केयर दी जाती है। दूसरा है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस, उनकी भी रिहैबिलिटेशन करना इसी बाल स्वराज पोर्टल के थ्रू उनको ट्रैक करके किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिशन वत्सला, उसके अंदर ही बाल स्वराज पोर्टल चलाया जाता है। मिशन वत्सला आपको बताइए 2009-10 में जो है वो लॉन्च किया गया था उन चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के लिए जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में रह रहे हैं, ताकि हम हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड हर चाइल्ड के लिए इंश्योर कर सकें। इसको भी जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ही चला रहा है, लेकिन इसकी अगर हम नोडल मिनिस्ट्री देखें तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं निपुण भारत गवर्नेंस, सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने निपुण भारत के बारे में भी जानकारी राज्यसभा में को दी है। निपुण भारत क्या स्कीम है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, जो कि 2021 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 जो है वो 2026 से 2027 तक इंश्योर करने का जो है वो ऑब्जेक्टिव है। 5 टियर इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होगा, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल लेवल पर। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट दिल्ली। ये भी आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बोला है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए सारे लॉ स्कूल्स के अंदर। तो RTE एक्ट है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की 86th अमेंडमेंट 2002 में इसको आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया। और जो है इसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए इंश्योर करने के प्रोविजंस हैं। अब जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी होती है, उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन और कंपलसरी एडमिशन, अटेंडेंस और कंप्लीशन इंश्योर करना होता है हर 6 से लेके 14 साल के बच्चे के ग्रुप में। ठीक है, हर नॉन एडमिटेड चाइल्ड जो है उसको एडमिट करना एज अप्रोप्रिएट क्लास में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिजिकल पनिशमेंट के ऊपर रोक लगाई गई है। मेंटल हरासमेंट स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स जो हैं, कैपिटेशन ऑफ फी और प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, इसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं MQ-9 रीपर। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को बिलोंग करता है, वो अभी ब्लैक सी में रशियन एक जेट फाइटर के साथ जो है वो कोलाइड हुआ है। अब ये MQ-9 रीपर है क्या, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है ऑटोनोमस फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए। और इसको बनाया किसने है, जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम्स ने, US एयरफोर्स के लिए इसको बनाया गया है। रिमोटली ऑपरेटेड है, 2 पर्सन की टीम इसको रिमोटली ऑपरेट कर सकती है। 11 मीटर लंबा हो रहता है। इसका विंग स्पैन लगभग 22 मीटर्स का होता है। इसमें 16 हेलफायर मिसाइल्स भी लगाए गए हैं। इसकी टॉप स्पीड 275 माइल्स पर आवर होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23। ये भी आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है ग्वाम आइलैंड के पास, जो कि US का पार्ट है। ये एनुअल मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कि 2014 से कंडक्ट की जा रही है US नेवी द्वारा। इंडिया, US, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इंडियन नेवी का एक P8I एयरक्राफ्ट इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैकमहोन लाइन। ये भी आपके जो है इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो US की जो है सेनेट है, जो उनकी मतलब राज्यसभा है, वहाँ पर मैकमहोन लाइन को से रिलेटेड जो है वो बाई पार्टीसन रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें कि मैकमहोन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री माना गया है चाइना और अरुणाचल प्रदेश की। तो मैकमहोन लाइन जो है वो ज्योग्राफिकल बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया और तिब्बत के बीच में। लीगल स्टेटस देता है ये चाइना और इंडिया, चाइना जो है वो इसके लीगल स्टेटस को क्वेश्चन करता है। वो कहता है कि तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन उस टाइम पर तिब्बत तो एक सोवरन स्टेट था ही नहीं, तो ये एग्रीमेंट कैसे किया गया। अब एनीवेज ये हेनरी मैकमहन जो ब्रिटेन के उस टाइम पर फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया में, उनकी नेगोशिएशन में ये एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट। और इस मैकमहन लाइन की जो बाउंड्री है वो 890 किलोमीटर्स की है। ठीक है, सो ये भूटान से शुरू होता है और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो है बैंड वहाँ तक जाता है ये मैकमहोन लाइन। और ये चाइना और तिब्बत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक बॉर्डर है। इंडिया कहता है कि मैकमहोन लाइन ही जो है वो लीगल नेशनल बॉर्डर है, लेकिन चाइना इसको एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो कहता है कि जब ये नेगोशिएट किया जा रहा था तब तिब्बत एक सोवरन स्टेट नहीं था, इसलिए उसके पास ट्रीटी करने की पावर नहीं थी। अब शिमला ट्रीटी क्या है 1914 की, तो इसमें इंडिया और तिब्बत के जो है वो डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। चाइना उस टाइम पर इस ट्रीटी में प्रेजेंट नहीं था। मैकमहन लाइन जो है वो क्लियर बाउंड्री लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में बनाई गई थी। तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश का और सदर्न पोर्शन ऑफ तिब्बत जो है वो इंडिया का पार्ट बनाया गया और तिब्बतन्स ने इसको एक्सेप्ट किया। अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन तब से जो है इंडिया का पार्ट बन गया। फिर जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो क्या है, ये एक डिमार्केशन लाइन है जो कि इंडिया कंट्रोल टेरिटरी और चाइनीज़ कंट्रोल टेरिटरी को डिमार्केट करती है। लगभग 3488 किलोमीटर लॉन्ग है। ये डी फैक्टो बॉर्डर है बिटवीन टू कंट्रीज़, लेकिन इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि बहुत सारे एरियाज डिस्प्यूटेड रहते हैं, तो इसके ऊपर बार बार जो है वो बॉर्डर से रिलेटेड जो है वो डिस्प्यूट्स भी आते रहते हैं और नेगोशिएशन भी चलती रहती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is too big to fail banks. This topic is important for your economy section. So a decade and a half after the global financial crisis of 2008, Indian banks remain unaffected by the failure of other banks in the US like the Silicon Valley Bank and the Signature Bank, because we have classified how these systemically significant banks have been identified and how they are operating in India.
So, how Indian banking differs from others? Of course, as you know that in banking sector, confidence is even more important than the amount of capital that a bank has. So, if people have confidence in that bank, of course, that would continue to operate. But even if that bank has too much capital, but the people's confidence in that bank has been lost, then of course people would go and they would start withdrawing their money from that bank, and this would lead to a crisis for that bank. So that's what happened in 2008 crisis, and that's why India realized that domestic banks should have sound regulatory practice, and we were already following it. That's why we were somehow we remained somehow unaffected by this crisis. uh, there is also another difference. In the US, major portion of bank deposits are from corporates, but in India, household savings constitute a major part of the bank deposits. Also, in India, major portion of deposits lie with the public sector banks, but and only the rest of the deposits lie with only very strong private sector lenders like HDFC, ICICI, and Axis Bank. So that's why customers need not worry about their savings, and and because the government and RBI and even SEBI always step in whenever there is any difficulty faced by any bank. For example, recently Yes Bank was facing some difficulty, so that's why it was placed under the PCA module, and it was supported. So what are these DSIBs, or the too big to fail banks? So basically, these are such huge banks that if they fail, it might seriously disrupt the financial system. So that's why RBI recognized in 2014 that there are these certain banks which are systematically important for us, and they have certain additional common equity requirement. They have to maintain tier 1 capital additionally, and these are classified as SBI, ICICI, HDFC, etc. And they are too big to fail in India. That's why they have more capital requirements in India. So how does RBI select these banks? There's a two-step process. A sample of banks is taken, and they are selected. These too big to fail banks are selected if they have a size beyond 2% of India's GDP. Okay, and a range of other indicators are also ensured. And then once they are selected, they are segregated into buckets. For the lower bucket banks, they have a comparatively lower capital charge, or for higher bucket banks, they have to ensure higher capital requirements. So why there is additional common equity requirements for these too big to fail banks? Because of the simple fact that they are too big to fail. That's why we do not want them to fail. That's why additional policy measures are made to ensure that these banks remain unaffected from the economic volatility. So why was it considered that we should establish these SIBs, or systemically important banks? So in 2008 crisis, it was realized that if a very large bank fails, then it can have a contagion effect on the other financial institutions, because because of the nature of these financial institutions being highly interconnected. That's why government intervention was considered necessary to ensure that none of these uh, too big to fail banks face any such situation. So the next topic is online safety bill of the UK. This topic is important for your international relations and governance both. WhatsApp's head in the UK has said that they will not comply with UK's proposed online safety bill, which outlaws basically the end-to-end encryption. What is end-to-end encryption? It is meant to ensure that a message can only be decrypted by the intended recipient. If I'm sending you a message, the moment I send a message, it gets encrypted, and it only gets decrypted once you receive that message, and nobody in between both of us can decrypt that message. Okay, that's why it is called end-to-end encryption. So decryption is next to impossible. Of course, there are certain tools which have been developed using certain algorithms, but they have largely failed. So what is this online safety bill, and what is the controversy here? So this is a proposed British legislation which seeks to improve online safety by placing certain duty of care on online platforms, including the internet service providers, private messaging apps, and even search engines, so that
In cases like terrorism or child sex exploitation and abuse content is being shared on these private messaging apps, then the these platforms would be asked to prevent these messages from being communicated, and they could be asked to identify the originator. Okay, so then why is there a controversy around these provisions? So these provisions may not mandate removal of this E2E encryption, but de facto it would mean that you have to remove it. Why? Because how would otherwise this private messaging apps would identify who has sent this message? So first of all, you would have to remove this E2E encryption. Only then you would be able to identify who has sent this message. Okay, so the technique to identify this or to cancel this E2E encryption is at a very nascent stage. Even Google has failed. Google tried it to implement this policy or this technique, and they failed terribly in it. That's why even WhatsApp is skeptical about implementing such rules. So what does this law say, or what does this bill say if these platforms do not comply? So they would have to face penalties of up to 18 million pounds or 10% of the global revenue of this platform if they do not comply with the uh, with this provisions. So does India have such a similar law? We have IT rules of 2021, which says that in case the government asks, the government these messaging platforms will have to compulsorily enable the identification of the first originator of the message, or what we call traceability. Okay, so then why did WhatsApp not leave India? Because we have similar provisions also, like this bill of UK. So the case here is of commercial concerns. So WhatsApp has 22% of its global users in India, but only 2% of its global users reside in UK. So that's why they are showing teeth to the UK, but they were unable to do so in India. They only sued the Indian government in court, and they did not threaten us to leave from the country. So the next topic is foreign lawyers and law firms. This topic is important for your governance section. So Bar Council of India has allowed foreign lawyers and law firms to practice law in India on a reciprocal basis. So what is Bar Council of India? It's a statutory body which was established under the Advocates Act of 1961, and it regulates legal practice and legal education in India. It also conducts the All India Bar Exam, and it also funds welfare schemes for economically weaker and physically handicapped advocates. So what does these new rules say? Of course, advocates in India, you know that as per Advocates Act, only those advocates can practice in India who are enrolled with the Bar Council. So these litigants can only appear with the permission with after getting registered only. And what will be the status of these foreign lawyers and law firms? Of course, because nobody can practice in India without being registered with Bar Council, so they will have to register themselves with Bar Council of India to practice in India, and they would not be able to appear in before any courts or tribunals or other statutory or regulatory authorities. Their work would just be confined to transactional or corporate work, meaning they can only work over joint ventures, mergers and acquisitions. They can only work in intellectual property matters or drafting of contracts. They would not have any direct access to the courts. Okay, so Indian lawyers who are working with foreign law firms in their country, only those lawyers would be allowed to work in India. Okay, so how these foreign law firms have operated in India so far? So Bombay High Court in 2009 said that the only Indians holding Indian law degrees can practice in India for both litigious and non-litigious practice. This was also confirmed by Madras High Court in 2012 case. But of course, the Madras High Court announced that there is an exception if the foreign lawyers are visiting temporarily or in on a fly in and fly out basis. They can advise the clients. Okay, they would not be allowed to appear before the court, but they can advise the clients. Also, there is another parallel industry called the legal process outsourcing, like we have this BPOs. So they are also providing legal advice on a certain payment basis. So the Supreme Court allowed them to operate also, because they were not considered as lawyers, they were considered as just BPOs. And Supreme Court in 2018 said that foreign law firms and lawyers would not be allowed to operate in India.
Okay, so what is the significance of this recent notification? Now, this would provide legal clarity to these foreign law firms which are currently operating in India in a very limited manner. Also, this would also be helpful to attract foreign direct investment and present India as a international commercial arbitration hub. So the next topic is Atal Vayo Abhyuday Yojana. This topic is important for your social issues. Department of Social Justice and Empowerment is implementing integrated program for senior citizens, which is a component of Atal Vayo Abhyuday Yojana. So Atal Vayo Abhyuday Yojana is a central sector scheme, which was formerly known as the National Action Plan for Senior Citizens. It has two components. The first, of course, pertains to the IPSRC, which means that homes would be set up for senior citizens, which would have basic amenities for them so that we can improve their quality of life. And SAPSRC is meant for states and union territories so that they can frame their own action plan for the welfare of citizens. Five schemes have been identified. So for the nutritional needs of our elderly, Poshan Abhiyan will be there. Livelihood and skilling initiatives would be made for senior citizens. A scheme on promoting silver economy would be there. Awareness would be generated, and CSR funds for elderly care would also be channelized. So Ministry of Social Justice and Empowerment will be the nodal agency. So the next topic is Bal Swaraj portal. This topic is again important for your social issues. So recently, Women and Child Development Minister has introduced Bal Swaraj portal to Rajya Sabha. So Bal Swaraj portal is a portal which was launched by NCPCR for online tracking and digital real-time monitoring of children who are in need of care and protection. So actually, it was launched for the children who have lost either or both of their parents due to COVID, and there is also another category of children who have been added to it, the children in street situations. So they would have to be rehabilitated under this Bal Swaraj portal, and they can be traced and recognized. So this portal is a part of centrally sponsored scheme called Mission Vatsalya, which was launched in 2009 and 10 to support children in difficult circumstances. So the objective, of course, is to ensure that they have a healthy and happy childhood. So this is being implemented by NCPCR only, and the nodal ministry is Women and Child Development. So the next topic is Nipun Bharat. This topic is important for your governance and social issues both. So Women and Child Development Minister has introduced the Nipun Bharat to Rajya Sabha again. So what is this Nipun Bharat? National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. It was a scheme which was launched in 2021, and the aim is to ensure foundational literacy and numeracy by the end of grade 3 by 2026 and 2027 for every child. A five-tier implementation mechanism has been envisaged at the national, state, district, block, and school level, and this is being implemented by Department of School Education and Literacy. So the next topic is Right to Education Act. This topic is important for our governance section. So Delhi High Court has recently directed to the Bar Council of India that they should make it mandatory in all law schools the study of RTE, that is the Right to Education Act, as a subject. So what is Right to Education Act? So it through the Constitutional Amendment Act of 2002, the 86th Amendment Act, Article 21A was inserted to ensure that free and compulsory education for all children in India between the age group of 6 to 14 will be done. So it makes obligation for the appropriate government to provide free elementary education and ensure compulsory admission, attendance, and completion of elementary education to every child between this age group. So the objective is to ensure that every non-admitted child will be admitted in the age appropriate class, and it also prohibits physical punishment and mental harassment, screening procedures for admission of children, capitation fee, private tuition by teachers, and running school without any recognition. So the next topic is MQ-9 Reaper. This topic is important for your security section. An MQ-9 Reaper, which drone which belongs to the US Air Force, has recently crashed into the Black Sea due to collision with a Russian fighter jet. So this MQ-9 Reaper is an unmanned aerial vehicle which can be remote controlled, or it also has this autonomous flight operations capability. It has been developed by the General Atomics Aeronautical Systems for the US Air Force. It can be remotely operated by two-person team. It has 11 meters long. It is 11 meters long, and
over 22 meters wingspan. It is having this 16 Hellfire missiles. Its top speed is 275 miles per hour. So the next topic is exercise Sea Dragon 23. This topic is important for your security section. Indian Navy is participating in Sea Dragon 23 exercise at Guam Islands of USA. So it's an annual multinational anti-submarine warfare exercise which is conducted by US Navy, which involves India, US, Japan, Canada, and South Korea. It was launched in 2014, and it is meant to uh, ensure shared values and commitment to an open and inclusive Indo-Pacific. Okay, so this is basically meant to signal to China. So Indian Navy is participating in this exercise and P8I with an P8I aircraft. So the next topic is McMahon line. This topic is important for your international relations and security topic both. So a recent bipartisan Senate resolution in US has recognized the McMahon line as the international boundary between China and Arunachal Pradesh. So McMahon line is a geographical border between Northeast India and Tibet, and China does not recognize it. It questions the legal status of this McMahon line, which was negotiated between Tibet and Great Britain in at the end of Shimla Conference in 1914. It is named after Henry McMahon, who was the British Foreign Secretary at that time and the chief negotiator of the convention at Shimla. This McMahon line is of 890 kilometers, and it runs from Bhutan along the crest of Himalayas until the Brahmaputra River bend. India considers this McMahon line as the legal national border between China and Northeast India, but China rejects it because it says that at that time when this negotiation was happening, Tibet was not a sovereign state. So how could it have concluded treaties under its name? So what is this Shimla Treaty of 1914? So it was signed in 1914 by delegates from both India and Tibet. China was not present in this treaty, and Tibet was an autonomous region at that time. So McMahon line is the clear boundary line between India and China, and British rulers on behalf of India considered Tawang as part of Arunachal Pradesh, and southern portion of Tibet was given to India, which the Tibetans also consented to. Arunachal Pradesh, Tawang region became part of India. That's why, and this is being questioned by China time and again. So what is LAC then? So line of actual control is basically that demarcation of line which separates India controlled territory of from the Chinese controlled territory, and India considers the LAC to be through 3,488 kilometers long, but China considers it to be only 2,000 kilometers long. Okay, it is currently the de facto border between the two countries, and that's why because of this because of this difference in definition, time and again disputes have arisen on the LAC, and this has led to border negotiation mechanisms. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.